नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में आज शिमला बिजनेस मीट हो रही है। इसके साथ ही 3 साल से लंबित परियोजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। सीएम सुक्खू का कहना है कि प्रदेश में निवेश बढ़ाएगी, हिमाचल के हितों की रक्षा की जाएगी। तो समिट हो रही है, बिजनेस मीट है, जिसमें सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम चीजों पर इस समिट में चर्चा हो रही है। Honorable CPS, वर्किंग चीफ सेक्रेटरी सर, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ हिमाचली प्रधान के अकॉर्डिंग उनको हिमाचल में उद्योग लगाना चाहते हैं। ये मीट नहीं है, इसमें इंटरेक्शंस में हमने जो पिछले 3-4 साल से 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाना हिमाचल में चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है। तो किस प्रकार के यूनिट लगाना चाहते हैं और कहाँ अड़चने हैं जो 3 साल से उनके केसेस सेटल क्यों नहीं हुए। उस संदर्भ में हमने एक इंटरेक्शंस, अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम सब लोग बैठकर उनको चर्चा करेंगे ताकि प्रदेश में जो उनके प्रोजेक्ट स्टक हुए हैं उसको इमीडिएटली अप्रूव करके यहाँ काम शुरू किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और हम प्रदेश की आय में भी बढ़ोतरी हो। सारे प्रोजेक्ट एमओयू तक सीमित रहे। जो हमारा रॉ मटेरियल पानी था, उन प्रोजेक्ट में जहां से सरकार को पैसा आना था, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के इंटरेस्ट को बेचकर चाहे एसजेवीएनएल से समझौता किया, चाहे किसी और से समझौता किया। उन्होंने कहा कि जो फ्री पावर मिलेगी वो हमको 12 साल बाद मिलेगी और जिंदगी भर के लिए उनको प्रोजेक्ट दे दिए। यानी कि एक प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट प्लेयर जो है, जैसे प्राइवेट जेएसडब्ल्यू का प्रोजेक्ट लगाया, वो 40 साल बाद हमें वापस मिलेगा, उसमें हमें शेयर भी मिलेगा 12, 18, 30। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट एसजेवीएनएल और दूसरों से उन्होंने किए, एमओयू साइन किए और उसमें काम शुरू हुआ, उसमें कहा कि प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा आपको और आपको फ्री पावर भी हम जब हमारा फायदा हो जाएगा 12 साल बाद प्रोजेक्ट फ्री होता तब मिलेगा। वो बात अलग है कि उनके साथ हमारी अलग से बातचीत चल रही है। पर ये जो मीट है, ये मीट सिर्फ उन प्रोजेक्टों के लिए जो बेचारे 3 साल से फंसे हुए और हिमाचल के इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट हैं। धन्यवाद। ऑलमोस्ट हमें 10-15 साल हो गए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए हुए, 3 प्लांट है हमारे। ऐसा कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ यह कि मल्टीपल परमिशन होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो मतलब कि जितना फास्ट पेस पे इंडस्ट्री लगाएगी उतनी उनकी इन्वेस्टमेंट जल्दी लगेगी, उतना ज़्यादा जल्दी रोजगार आएगा। बट अभी क्या कि नई गवर्नमेंट जो आई है, इन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है। जो हमारे काफ़ी 6-7 महीने से कोई लैंड से रिलेटेड इश्यूज थे, तो सीएम साहब ने खुद उसमें इंटरवीन करके विद इन फ्यू डेज हमें वो परमिशन दिलवा दी है। परमिशंस तो हर जगह हर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं। बढ़िया है कि जैसे सिंगल विंडो का रियल सेंस ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट का एक ही जगह पे आपका जो है मतलब की परमिशंस मिल जाएगा। एक एजेंसी या एक नोडल एजेंसी कोई ऐसे, जैसे अभी सीएम साहब ने अनाउंस किया है, अगर सही मायने में वो सिंगल विंडो का हो जाए कि चाहे पोल्यूशन है, चाहे हमें ग्राउंड वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब दे आर मल्टीपल परमिशन, वो एक ही एजेंसी के थ्रू हो जाए और हमें वहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी, हमें चेकलिस्ट ये है, तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें जगह जगह उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। हिमाचल के पास देखिए क्या कि ईज ऑफ वर्किंग तो है ही है, बट है कि थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा बना दें तो मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब। जैसे फार्मास्यूटिकल का ऑलमोस्ट अब ये लगा 50% से ज़्यादा की प्रोडक्शन बीबीएम के अंदर हो रही है या फिर कला में हो रही है, 50% से ज़्यादा पूरे इंडिया की। पर वही वाली चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा बना दें, जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री है, चाहे कला में है, यहाँ पे है बीबीएम में, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। सरकार से जो एज पर पॉलिसी इंसेंटिव्स ऑफर्ड है, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने से थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं आई है और सिंगल विंडो प्रोसेस में क्लियर हो चुका है प्रोजेक्ट। सो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो अब शुरू हो रहे हैं और हम अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं, फाइनेंशियली ऑल्सो, टेक्निकली ऑल्सो, सब कुछ। सो लेट्स सी। एक निवेशक गवर्नमेंट से हर किस्म की सपोर्ट चाहता है, उसके बिना काम नहीं कर सकता। पावर अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, लैंड की अवेलेबिलिटी है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो और निवेशक को और क्या चाहिए। तो शिमला में बिजनेस मीट चल रही है और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए हुए हैं और इनके साथ जो परेशानी है या जो हिमाचल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो तमाम अपनी बातें रख रहे हैं कि खुद सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह मीटिंग इस वक्त चल रही है। लंबित परियोजनाओं पर भी इसमें समीक्षा की जा रही है। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे हम शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रणबीर शुरू से ही इस समिट को कवर कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, इससे पहले भी बात हो रही थी कि आज की जो शिमला बिजनेस मीट है ये कितनी इंपॉर्टेंट है शिमला के लिए, हिमाचल के लिए और इस नई सरकार को लेकर, और शायद इसी उद्देश्य से इस बिजनेस मीट का आज जो है एक तरह से ये बिजनेस मीट की जा रही है। मकसद ये है कि इससे पहले जो निवेश हिमाचल में आया है, जो एमओयू साइन हुए हैं, वो जो है वो धरातल पर क्यों नहीं उतरा। एक तो ये वजह जो है लगातार तलाशी जा रही है। एक तो सरकारी जो रिपोर्ट आती है वो जो है मुख्यमंत्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ये भी चाहती है कि वो 1 to 1 जो इन्वेस्टर है उनके साथ जो है इंटरेक्शन की जाए, उनके साथ चर्चा की जाए और उनसे ये भी जाना जाए कि कहाँ पर दिक्कत है और सरकारी जो तंत्र है उसमें खामी कहाँ पर है और सुधार की गुंजाइश क्या है। तो इस पर जो है यहाँ पर अभी यही डिस्कशन चल रही है। जो जानकारी अंदर से निकल कर आई है कि 1 to 1 जो निवेशक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो अलग अलग विभागों के एनओसी से संबंधित हो, 118 को लेकर इश्यूज है, ग्राउंड वाटर को लेकर इशू है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इशू है। मतलब जो भी कंपोनेंट है एक इंडस्ट्री के लिए, उन हर कंपोनेंट्स पर जो है बात रखी जा रही है। ये जो आज जो बिजनेस मीट अभी चल रही है ये 9 तारीख को भी होगी। ये जानकारी जो है निकल कर आई है। 2 दिन इसका मतलब ये है कि डिस्कशन जारी होगी। बड़ी और अहम बात इसमें है कि राज्य सरकार चाहती है कि जो एमओयू पहले से साइन हुए हैं, जो निवेश पहले हिमाचल में आया है, वो जो है धरातल पर उतरे। करीब 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज बुलाया गया है कि उनकी फाइलें जो है कहाँ फंसी हुई है। अगर वो फाइल अगर सारी क्लियर है तो क्या ग्राउंड पर काम कुछ शुरू हुआ है, अगर काम शुरू हुआ है तो वो रुक किस वजह से रहा है। कुछ इस तरह की डिस्कशन जो है यहाँ पर चल रही है, ये जानकारी निकल कर आई है। तो दूसरा जो ये अड़चने हैं जो अभी निवेशक फेस कर रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या सरकारी स्तर पर नीति में बदलाव करना होगा राज्य सरकार को, या निवेशकों के लिए कुछ और छूट दी जानी है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट ब्यूरो राज्य सरकार बना रही है जो फाइनल स्टेज पर है उसमें क्या कुछ जो है जोड़ा जा सकता है, जो आपत्तियां यहाँ पर जताई जा रही हैं। तो एक तो यह है, और राज्य सरकार ये भी चाहती है कि इससे पहले कि किसी और निवेशक को बुलाया जाए, कोई बड़ी इन्वेस्टर मीट की जाए, उससे पहले राज्य से ये संदेश जाना चाहिए। एक तो जो इंडस्ट्री पहले से हिमाचल में चल रही है उसका जो अनुभव है यहाँ पर वो अच्छा होना चाहिए, और उससे बूस्ट जो है, जो दूसरे लोग जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आए। तो इन्हीं मसलों पर जो है डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि हिमाचल की हम लगातार बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, हिमाचल के आय के साधनों की बात करें, तो वो बेहद कम साधन हिमाचल के पास है, और जो संसाधन हमारे पास मौजूद है उनका दोहन किस तरह से करना है, और उनका दोहन इस तरह से करना है कि हिमाचल वासियों को उसका जो है खामियाजा ना भुगतना पड़े, हिमाचल के पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, जो इकोलॉजी है उसको नुकसान ना हो। तो ये तमाम सारे पहलू है जिसको लेकर चर्चा यहाँ पर चल रही है, और ना निवेशक को भी कोई परेशानी ना हो और हिमाचल के हितों की भी रक्षा हो सके। इस तरह की पॉलिसी में जो है बदलाव लाया जाएगा। इसी पर जो है चर्चा अब चल रही है। जी बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से आपने बताया कि हिमाचल के हितों की रक्षा पर इस बिजनेस समिट में एक तरह से जोर दिया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को कोई परेशानी ना होने पाए, जो प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की अड़चन ना हो, और किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो इन्हीं तमाम चीजों पर इस बिजनेस मीट में एक तरह से चर्चाएं हो रही हैं। खुद सीएम सुक्खू भी इसमें मीटिंग में मौजूद हैं, उन्हीं की
अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। रणबीर, आप नजर बना रखें इस मीटिंग पर, दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे और भी अपडेट इस मीटिंग पर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बद्दी के तहत काठा में स्थित माइक्रोटेक कंपनी में पिछले 4 दिनों से मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे और कंपनी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी जो नाराजगी है, जो रोष है, वो जाहिर कर रहे थे। मजदूरों के 4 दिन के प्रदर्शन के बाद कंपनी प्रबंधन को आखिरकार झुकना ही पड़ा है और कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों की सभी मांगों को मान लिया है और इस बात को लेकर समझौता हुआ है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा 400 से ज्यादा मजदूरों का जितना भी वेतन बकाया है और एडवांस 1 महीने की सैलरी और जितना भी मजदूरों का ओवरटाइम बकाया पड़ा है, वो सारा कंपनी प्रबंधन मजदूरों को पहले देगी और उसके बाद ये जो तमाम मसला है एक तरह से हल होगा। वर्कर्स का जो भी इशू था जिन्होंने रेज किया था, वो सिंस वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर थे, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ और वर्कर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का और कंपनी का जो भी उन्होंने आपस में ही एमिकेबली रिजॉल्व कर लिया, तो उस अकॉर्डिंग से रेजोल्यूशन से वर्कर्स भी संतुष्ट हैं और कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी ने भी उसके लिए एग्री कर लिया। स्पोर्टी वाला जो ओवर टाइम का जो लेबरर्स ने इशू रेज किया था, तो उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्ट कर दिया गया कि अगर किसी भी वर्कर को उस रिस्पेक्ट में, किसी भी और रिस्पेक्ट में कोई भी अगर उनको ग्रीवांस हो या उनको लगता है कि उनके किसी भी राइट कोई भी उनके अफेक्ट हुए हैं, तो वो लेबर इंस्पेक्टर या लेबर ऑफिसर के थ्रू अपनी डिमांड रेज करें और जो भी डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी उनको जो उनके लीगल राइट्स बनते होंगे उनको ये समझौता कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर और लेबर के आपस का समझौता है। तो कंपनी और वर्कर्स के बीच में एक तरह से बात बन गई है। 4 दिनों से ये प्रदर्शन का मजदूरों की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अब कंपनी ने मजदूरों की तमाम बातें मान ली हैं, उनकी जो मांगें थी वो मान ली हैं और एक तरह से अब ये मसला हल हो गया। इस पर और बातचीत करेंगे, सीधे नालागढ़ का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी जगत सिंह बैंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगत सिंह बैन, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले 4 दिनों से रोष प्रदर्शन ये मजदूर कर रहे थे और अब कहा जा रहा है कि कंपनी ने इन मजदूरों की तमाम जो मांगे थी वो मांग ली हैं और ये मसला एक तरह से हल हो गया है। जी अबू, लगातार पिछले 4 दिनों से ये 400 से ज्यादा मजदूर थे। एकदम से सभी मजदूरों को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिए थे, जिसके चलते इन मजदूरों में खासा रोष भी था। एकदम से जब किसी को काम से निकाल दिया जाता है, बेरोजगारी की कगार पर व्यक्ति आ जाता है। ये अमूमन हिमाचल के लोग थे, बाहरी राज्यों से भी जो लोग थे इसमें शामिल थे। 400 से ज्यादा लोग प्रतिदिन 4 दिन तक लगातार रोष प्रदर्शन करते रहे कंपनी के गेट पर। उसके बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी, कामगार बोर्ड के चेयरमैन राजीव राणा कल पहुंचे थे और उसके बाद पहले बैठक की गई। हालांकि कल लाठीचार्ज भी यहाँ पर इनके ऊपर पुलिस की ओर से करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद जब इनकी काफी लंबे समय तक बैठक चली, कामगार बोर्ड के चेयरमैन उसमें थे, लेबर विभाग के लोग थे और एसडीएम नालागढ़, मजदूर और संबंधित ठेकेदार, इनकी काफी लंबी बैठक चलने के बाद समझौता ये हुआ कि जितने भी कंपनी की ओर से डिमांड्स वर्करों ने कंपनी के ऊपर रखी थी वो सारी मान ली गई। जिसमें समझौते में सबसे पहली बात, इनका जो वेतन कई महीनों का बकाया पड़ा था, ओवर टाइम इनका बकाया पड़ा था और एडवांस में 1 महीने की सैलरी कंपनी की ओर से मजदूरों को दी जानी है, जिससे मजदूर अगली जो किसी कंपनी में काम करने तलाशने के लिए जो टाइम उनका लगेगा उसके लिए 1 महीने की सैलरी उन्हें दी जाएगी। तमाम जो मांगे थी वो मान ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि कोई व्यक्ति सालों से काम कर रहा हो, 4-4, 5-5 सालों से काम कर रहा, एक साथ 450 मजदूरों का रोजगार छीनना अपने आप में कंपनी प्रबंधन पर भी सवाल है, सरकार पर भी सवाल है, संबंधित लेबर डिपार्टमेंट पर भी सवाल है जी। क्योंकि एक साथ 450 लोगों को बेरोजगार कर देना, क्योंकि ये अमूमन बाहरी राज्यों से लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए हैं, लेकिन एकदम से 400-450 मजदूरों को निकाल देना और उसके बाद दिखावा किया गया कि कंपनी के पास काम नहीं है, लेकिन और बाहरी राज्यों से 400 से ज्यादा मजदूरों को लाया गया और उनसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर बनता है, अब देखना होगा कि आगे सरकार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की देखरेख में ये जो सारी कार्रवाई हुई है
जो CPS है रामकुमार चौधरी ने भी कहा था कि सीएम के को एक रिपोर्ट बनाकर सौंपी जाएगी, उसके बाद देखेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पे क्या एक्शन लेते हैं। जी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कंपनी और मजदूरों के बीच में एक तरह से अब मांगे पूरी होने के बाद बात बनती दिख रही है और मजदूर भी जल्द अब एक तरह से काम पर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगत सिंह बैंस। तो चलिए खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जिला सोलन के कंडाघाट हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ 3 महीने से काम पर नहीं आए हैं, जिसके चलते अस्पताल में शिशु विशेषज्ञ का पद खाली है। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी जिला सोलन को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंडाघाट हॉस्पिटल से डॉक्टर के इस तरह से चले जाने के बाद एक ही डॉक्टर पर अतिरिक्त कार्यभार आ गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बार बार नोटिस देने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब उनकी सैलरी को बंद कर दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। विशेषज्ञ वहां पर वो कुछ दिन की मेडिकल लीव पर गए थे, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो विभाग ने उनको लिखा, लेकिन बार बार लिखने पर भी जब उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर हमने उनकी सैलरी बंद करके अपना ऊपर डायरेक्टरेट में हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, उनकी सैलरी बंद। एक और शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं और अन्य डॉक्टर्स भी हैं, वो तो विभागीय कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जाएगी। और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी कीर्ति सोलन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्ति, जो मामला है बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर 3 महीने से गायब रहता है और उसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं रहता है, सीएमओ को भी उसकी जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट और सरकारी डॉक्टर और सरकारी अस्पताल में काफी समय से ये बताया जा रहा है कि लापता है। लापता इसलिए उनको बोला जा रहा है क्योंकि कोई भी उनकी तरफ से इंटीमेशन नहीं आ रही, ना उनकी तरफ से जो फोन है वो उठाए जा रहे हैं, और अब नोटिस यहाँ से जारी कर दी गई। हालांकि जो 3 महीने हैं, 3 महीने से रेगुलर उनके जो सैलरी है वो भी उनके खाते में जा रही थी, लेकिन अब सैलरी पर भी रोक लगा दी है और लगातार अब ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये आखिर गए कहाँ हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना होने की वजह से वहां के आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास कोई बड़े अस्पताल नहीं है। कंडाघाट में अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वही एक अस्पताल पड़ता है, तो वहां पर अगर बच्चों का जो डॉक्टर है वो ना हो तो उससे काफी दिक्कतें हैं, और वहां के जो लोग हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक और कोई डॉक्टर है वो यहाँ पर प्रबंध किया जाए, ताकि जो लोगों को असुविधा हो रही है वो ना हो। लेकिन अब इस बारे में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नल धनीराम शार्दुल, उनको भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। अब जांच का विषय है कि ये जो डॉक्टर है वो गए कहाँ हैं, क्योंकि अभी तक तो जो डॉक्टर है वो नजर नहीं आ रहे और ना ही कोई उनकी इंटीमेशन आ रही है और ना ही वो फोन अभी किसी का पिक कर रहे हैं। जी
तो बिल्कुल अब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं 3 महीने से गायब हैं और इनका कोई अता पता नहीं है। और अहम ये भी हो जाता है कि हॉस्पिटल में अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था तो उसकी जगह दूसरे डॉक्टर को आखिर क्यों नहीं रखा गया। और अब इससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो डॉक्टर थे 3 महीने से आखिर वो कहाँ पर हैं, क्योंकि जो फ़ोन भी उनसे किसी तरह का कोई एक तरह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आखिर गए कहाँ हैं और कहाँ पर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर धर्मशाला से आ रही है, जहां पर मुंडा मंदिर के पास खड्ड में लावारिस लाश मिली है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। शव की शिनाख्त के लिए की जा रही है और इसे पूछताछ भी की जा रही है। तो धर्मशाला से इस वक्त बड़ी खबर, जहां मुंडा मंदिर के पास खड्ड में लावारिस लाश मिली है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। शव की शिनाख्त के लिए पूछताछ भी की जा रही है। और हमारे सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विचित्र, जो खबर आ रही है कि मुंडा मंदिर के पास खड्ड में एक लावारिस लाश मिली है, शुरुआती तौर पर इसके बारे में क्या कुछ सूचना मिल पा रही है? देखिए, अब ये वाकई में बहुत चिंता का सबब है और कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत हैरत में है कि आखिरकार ये जो शव है वो आया कहाँ से। क्योंकि देखिए, जो ये युवती का शव बरामद हुआ है या जो खड्ड में पानी में जो ये शव संदिग्ध तरीके से वहां पर नजर आया था, उसकी जो अगर मृतका की हम उम्र देखें तो वो 25 और 30 के करीब में है। और स्थानीय लोगों ने तुरंत ही जो है वो पुलिस को उस वक्त इतला किया और नजदीक का जो पुलिस चौकी है चामुंडा की, वहां से तुरंत पुलिस के जो जवान थे वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा तो और साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की कि क्या कोई जो ये मृतका है उसको कोई जानता है। तो क्योंकि वहां पर मौजूद सभी लोगों ने जो है वो ये उनकी शिनाख्त करने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में तुरंत पुलिस की ओर से जो है शव को कब्जे में ले लिया गया है अब और फिलहाल उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और जो शिनाख्त के लिए जो है अब मीडिया का भी सहयोग लिया जा रहा है और साथ ही साथ जो है अब युवती की जो शव है उसके आधार पर जो है बाकी जगहों पर भी इतला कर दी गई है। अगर किसी को भी उसकी जानकारी मिलती है तो उसके बाद फिर शिनाख्त करके जो है वो शव परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि युवती कौन थी, कहां से आई थी और यहाँ ये शव आखिर कहां से पहुंचा है। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अबू बिल्कुल विचित्र, जाहिर सी बात है कि ये एक लावारिस लाश है और अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आखिर इसका ताल्लुक कहां से है, ये कोई टूरिस्ट है या श्रद्धालु है या कोई आसपास के गांव और इलाके की ये युवती है, इस पर नजर बनाए रखिए। विचित्र, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस पर और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि मनाली में इन दिनों स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार है और बागवानों को फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं, जिससे बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि इस वर्ष स्ट्रॉबेरी की पैदावार कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रॉबेरी के बागवानों को 150 से 200 रुपये किलो तक के दाम मिल रहे हैं। मनाली घूमने आने वाले टूरिस्ट भी स्ट्रॉबेरी की काफी मांग है, जिससे यहाँ के बागवानों को भी फायदा हो रहा है। बागवानों का कहना है कि इस बार घाटी में स्ट्रॉबेरी की फसल कम है, किंतु फसल दाम उन्हें अच्छे मिल रहे हैं। सर, इस बार स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ही कम रही क्योंकि बारिश ज्यादा होने के कारण सारी स्ट्रॉबेरी हमारी खराब हो गई। पर रेट बहुत अच्छा रहा, 120, 75, 80, 90, इससे कम नहीं बिकी जी। स्ट्रॉबेरी की तो बहुत डिमांड रहती है। मनाली में टूरिस्ट जाता है, स्ट्रॉबेरी ढूंढता है और होटलों में भी डिमांड होती है। होटलों से भी जैसे टूरिस्ट होता है तो वो मंगवा लेते हैं। फसल तो ठीक है ना, बारिश की वजह से ये खराब हो गई, ये सड़ गई और रेट तो ठीक मिल रही इस बार भी। हम तो आलू ग्राम सब्जी मंडी ले जाते हैं, टूरिस्ट भी बहुत पसंद करते हैं स्ट्रॉबेरी को भी। स्ट्रॉबेरी की फसल तो बहुत बढ़िया थी इस साल और बारिश ने भी खराब कर दी। मेरे ख्याल में कोई 70% सड़ गई हो। 30% का रेट हमारे को अच्छा ही मिले, 200, 250, 300 भी मिले। 100 से लेकर 2, 250, 300 तक मिलती रही हमारे को, मिलता रहा रेट हमारे को। ज्यादा बारिश होने के कारण जो है स्ट्रॉबेरी की फसल बहुत कम है और जो मार्केट तक पहुंच रही है उसके रेट तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जितनी फसल होनी चाहिए उतनी फसल नहीं है। किसानों को नुकसान तो बहुत हुआ,
लेकिन चलो फिर भी ये तसल्ली ये है कि रेट अच्छे मिल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की डिमांड बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट जो है स्ट्रॉबेरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फसल कम होने के कारण जो है ये टूरिस्ट जो है इसको बहुत पसंद कर रहा है और इसके रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कारण ये है कि फसल बहुत कम है। और उधर कुल्लू मनाली में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी से पारा चढ़ रहा है। ऐसे में पर्यटक हिल स्टेशन कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। कुल्लू मनाली में पर्यटक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन के साथ साथ स्काई साइकिलिंग सहित अन्य एडवेंचर गतिविधियों का भी आनंद ले रहे हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।